नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन और रक्षाबंधन जो है वो विशेष त्योहार है भारतवर्ष का। आमतौर पे इसे जो है हम भाई बहन का त्योहार करके जानते हैं। हमारे आख्यानों में अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन आख्यानों की बात आज कम करेंगे, मौजूदा समय की बात करेंगे। और रक्षाबंधन मतलब रक्षा का बंधन। रक्षा करने के लिए हमने सूत्र दिया है, बांधा है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, चाहे वो भाई बहन की रक्षा करे या बहन भाई की रक्षा करे या प्रधानमंत्री देश की रक्षा करें या सेना के जवान देश की सीमा सुरक्षा बल देश की रक्षा करने की बात करें। तमाम रक्षा से जुड़ा हुआ रक्षा का धागा है कि रक्षा बंधन बांधने का मतलब है कि आप रक्षा का वचन लेते हैं कि हर हाल में हम आपकी रक्षा करेंगे, किसी भी परिस्थिति में आज को आपको अकेले भंवर में नहीं छोड़ेंगे। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ढेर सारी बहनें जो हैं वो एक जेल के बाहर कतार में खड़ी हैं, बड़ी भारी संख्या में। तो बताया जा रहा है कि वो जो है सब बहनें हैं जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आई। तो रक्षाबंधन का अपना महत्व है। आप सबको शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। हालांकि अब रक्षाबंधन जो है वो जो रक्षा का बंधन है उससे ज्यादा बड़ा बन गया है। वो एक हर जगह हमने शामिल कर दिया पाखंड। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बहन जो है इसलिए राखी बांधती है कि बहन की अपेक्षा होती है कि भाई कुछ दे। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि बहनें जब ताकतवर होती हैं तो भाइयों को देती हैं। और भाई बहन का प्यार जो है इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि दोनों एक ही माँ बाप के संतान होते हैं। और महिलाओं का जिस तरह से पूरी दुनिया में या देश में कहिए महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं को आमतौर पे माना जाता है कि महिलाएं जो है इस घर को छोड़ करके उस घर जाएंगी, अपने पति के घर जाएंगी। ये पुरुषवादी समाज में ये चीजें हैं कि पति का घर या पिता का घर ही उसका उस घर है, उसका घर नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिया और बहुत समय के बाद मनमोहन सिंह सरकार के समय संपत्ति में बेटियों का अधिकार हुआ, बहनों का अधिकार हुआ। लेकिन आज भी समाज में हम देखते हैं कि बहनों का अधिकार जो है भाई नहीं दे रहे हैं और पिता के संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है एनओसी लिखवा लेते हैं और कि भाई की संपत्ति में मेरा कोई हिसाब नहीं है। ये भी कहते हैं लोग कि भाई बहन की शादी करते हैं तो बहुत खर्च करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, तो उसके हिस्से का तो हम दे ही देते हैं एक तरह से। और ये रिवाज है कि जो पिता की अपनी जो क्षमता होती है उससे ज्यादा बड़े घर में, जिसको कहते हैं अपनी औकात से ज्यादा, अपनी बेटियों की शादी के लिए खर्च करते हैं। उसमें दिखावा भी बहुत है। सोना चढ़ाने के रिवाज, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया, आप जानते हैं लाख रुपया पार कर गया सोना। सोना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की आमदनी भी बढ़ी ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जो बड़ी अभी भी प्रताड़ित है। और प्रताड़ना इसलिए है कि स्त्री को अभी भी अबला ही कहा जाता है। और इसलिए है कि बहन जो है, बहन की रक्षा का वचन भाई दे, देना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहन क्या, भाई भाई को रक्षा का वचन दे, बेटा अपने पिता को रक्षा का वचन दे। अभी जो दौर चल रहा है उसमें एकला चलो रे ज्यादा चल रहा है। अपना सुख मेरा सुख सबसे बड़ा हो गया है। समाज देश सब जो है वो ढोंग के तौर पे हो गया है। अब देखिए ना, देश में जो है पिछले 11 सालों से जो सरकार है वो सरकार क्या है, भारत माता की जय, भारत की इज्जत को दुनिया में बढ़ाने की बात करते हैं कि भारत सबसे ऊपर हो, भारत सबसे आगे हो। लेकिन क्या पिछले 11 साल से देश में जो चल रहा है वो भारत को मजबूत बनाने का प्रयास है? ये एक बड़ा गहरा सवाल है। और आज हम इसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि भारत मजबूत बनेगा कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। भारत को मजबूत बनाना है, अच्छी बात है, बिल्कुल मजबूत बनाना है। हम जहाँ रहें वो जगह मजबूत हो, वो जगह मजबूत होगी तभी हम मजबूत होंगे। लेकिन वो मजबूत होगा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत को मजबूत बनाने के लिए जब देश की आज़ादी कंप्लीट हुई, आज़ाद हुए हम 1947 में, उसके बाद एक संविधान बनाया गया। और संविधान को कहा गया कि संविधान जो है नए भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ, या ये कहिए कि मार्गदर्शिका है। इसी के रास्ते सरकार चलेगी, पूरी व्यवस्था चलेगी। भारतीय संविधान बना और बाबा साहब का उसमें बड़ा गहरा रोल रहा, हम सब जानते हैं। लेकिन गांधी, नेहरू, पटेल,
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या और दो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, संविधान में वो तमाम बातें समाहित की गई। उसमें संस्कृति की बात है, उसमें इतिहास की भी बात है, उसमें गौरव की भी बात है, उसमें भविष्य की भी बात है, उसमें सारे नागरिकों की भी बात है कि हमारे सारे नागरिक जो है वो सुरक्षित हों, सबके अधिकार बराबर। और सबके अधिकार बराबर के लिए ही कहा गया कि जो आर्टिकल 15 है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे। मैं मानता हूँ संविधान की सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, संविधान का सबसे निचोड़ यही है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। चूंकि भेदभाव नहीं करने की अगर शपथ लें, समानता की शपथ लें कि हम समान भाव से सबके साथ समभाव रहेंगे, तो फिर न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्या हम समानता को मानते हैं, समानता के अधिकार को मानते हैं? उसमें स्त्री समानता, भाई बहन की समानता की भी बात है, स्त्री पुरुष की समानता की बात है, अमीर गरीब की समानता की बात है, उसमें जाति भेद नहीं है, उसमें भी समानता की बात है कि चाहे आप किसी भी जाति वर्ण के हों, लेकिन आप सब समान हैं, सबको समान अवसर मिलेगा। चाहे आप किसी धर्म के हों, समान अवसर मिलेगा। और देश मजबूत तभी होगा, एक बड़ा फेमस किस्सा है, बचपन में पढ़ाया जाता है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें है कि एक पिता जो है उसके 4 बच्चे थे, बीमार पड़ गया, तो उसने कहा कि अपने बच्चों को जो है क्या शिक्षा दे करके जाए, और उसने लकड़ियां मंगवाई, सबको एक एक लकड़ियां दी, बोले कि तोड़ दो। सारे लड़कों ने जो लकड़ियां उसको लकड़ी जो दी गई थी उसको तोड़ दिया, एक एक लकड़ी दी गई थी, तोड़ दिया सब। उसके बाद पिता ने चारों लकड़ी को इकट्ठा कर दिया, बोला कि अब तोड़ो। उसमें से चारों में से कोई भाई नहीं तोड़ पाया, और संदेश दिया कि ये जो है एकता है, मिल करके चलना है, जो बंधुत्व है वो सबसे बड़ी बात है। जीवन के लिए सबसे जरूरी है कि आप एक बन करके रहो, आप टुकड़ों में मत बटो, विभक्त होगे तो टूट जाओ, ये मैसेज था। लेकिन इस मैसेज को क्या हमने स्वीकार किया? दूरदर्शन पे जो है बहुत सारे उस जमाने में, जो पुराना दूरदर्शन जब 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 जो है ये सैटेलाइट चैनलों की बाढ़ नहीं आई थी, सैटेलाइट चैनल शुरू नहीं हुए थे, तब की अगर याद कीजिए आप, अगर यंग उस समय थे या उस समय देख रहे थे, अभी नए बच्चे 90 के बाद जो पैदा हुआ उनको तो नहीं पता है, वो तो सैटेलाइट की दुनिया में पैदा हुए। लेकिन 90 से पहले का जो समाज था हमारा, खास करके जो 80s का दशक था, वो बड़ा कमाल था। दूरदर्शन जो है घरों में आना शुरू हो गया था, कलर टेलीविजन आना शुरू हुआ था, और उसमें कई सारे सीरियल शुरू हुए, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए, और उसमें एकता के संदेश वाले देने वाले भी प्रोग्राम होते थे। तो एक मुझे याद आता है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो गीत बड़ा अच्छा था। और देश जो है ये था कि सबके पास चीजें पहुंचे। ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई गई और नेहरू ने मिक्स इकोनॉमी से खड़ा किया, तो इसीलिए खड़ा किया क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में जो है वो पूंजीवाद का बोलबाला था। एक तरफ साम्यवाद था, एक तरफ पूंजीवाद था। यहाँ मिक्स इकोनॉमी कहा गया, बोला पूंजीवाद भी रहे और साम्यवाद भी रहे, दोनों मिलकर चले। एक दुनिया को अलग दिशा देने की कोशिश की गई। इसलिए नेहरू की बहुत तारीफ भी हुई थी इस बात को लेकर के कि नेहरू ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था दुनिया में लाई है जो कमाल है, जो सबको साथ लेकर के चलने की बात है। लेकिन प्रमुखता दी गई पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भारतवर्ष में। उस समय भी व्यापारी थे, उस समय भी आज जैसे इन्वेस्टर ढूंढे जा रहे हैं, दुनिया में घूम घूम करके इन्वेस्टर बुलाए जा रहे हैं। बैंकों से पैसा ले लेते हैं व्यापारी और उसी को इन्वेस्ट कर देते हैं और बोलते हैं देखिए इनका इतना इन्वेस्टमेंट आ गया। बैंकों में पैसा किसका नहीं रखा हुआ है? आम आदमी का रखा हुआ है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए हुआ था कि ये बैंक के पैसे जो है वो देश के निर्माण में काम आया, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में लगे। ये जो LIC वगैरह जो है इसका राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ था, ये क्यों बनाया गया था कि इसका पैसा जो है देश के निर्माण में लगे। और पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो है, चूंकि उसका ध्येय मुनाफा कमाना नहीं था, पब्लिक सेक्टर कंपनियों का ध्येय था सर्विस, कि देश के आम आदमी तक जो विज्ञान की जो सुविधाएं हैं वो पहुंचे और हर आदमी आगे बढ़े, समान रूप से आगे बढ़े। स्कूल बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, पब्लिक अस्पताल बनाए गए, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल। हम सब सरकारी स्कूल में पढ़ के आए। हमारे जमाने में प्राइवेट स्कूलों का कोई बहुत दौर नहीं था। मुझे याद है कि जब हम पढ़ रहे थे तो प्राइवेट स्कूल में वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे, और वो बहुत कम लोग थे जिनके बच्चे हॉस्टल में बड़े स्कूलों में पढ़ा करते थे। ज़्यादातर परिवारों के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। मुझे गांव याद है मेरा, मेरे गांव में सब लोग, चाहे जिनके पास 80 बीघा खेत था या जिनके पास 2 बीघा खेत था, वो सब उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हमारे कमला चचा थे,
उनके पास 80 बीघा करीब खेत था। उनके दोनों लड़के, उनकी बेटी सब वहीं पढ़े। उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा। और भी गरीब लड़के हमारे साथ पढ़ने वाले कई लोग थे जिनके पास बड़े घर नहीं थे, खेत नहीं थे, वो सब लड़के पढ़े। तो बड़ा एक समानता का भाव था। अस्पताल भी वही था, हमारे गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, वही सरकारी अस्पताल था जहाँ इलाज कराते थे। तो इस तरह से देश चला। लेकिन समय के साथ फिर परिवर्तन हुआ, 90s का दशक आया और पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया। 90 के दशक में खाली राम मंदिर आंदोलन नहीं हुआ, 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन आया और दुनिया भर से जो है पैसा आया हिंदुस्तान। हमने अर्थव्यवस्था को खोल दिया कि आइए पूंजीपति और पूंजी लगाइए और व्यापार बढ़ाइए। और इस क्रम में प्राइवेट कंपनियों को हमने उसका ध्यान नहीं रखा कि प्राइवेट कंपनियां बचेंगी कैसे, और लगातार हमने प्राइवेट कंपनियों को ध्वस्त किया, पूंजीवाद हावी हो गया। और जो नेहरू की मिक्स इकोनॉमी थी उसको इस ये करके खत्म कर दिया गया लगभग कि प्राइवेट लोग ज्यादा बढ़िया काम करेंगे। एक भाव भरा गया लोगों में कि ये सरकारी कंपनियां होती है उसमें बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं, सही समय पे काम नहीं करते हैं। प्राइवेट में देखिए कितनी अच्छी बात है, प्राइवेट में जो है जाइए और काम हो जाता है, एसी लगा हुआ है, बड़े अच्छे अधिकारी हैं वहां पे, वार्म वार्म वेलकम करते हैं। लेकिन उसका भेद भी अब खुल गया है। प्राइवेट में क्या हो रहा है, आप जाइए प्राइवेट स्कूलों में, जाइए पढ़ाइए बच्चों को। क्या होता है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही कोचिंग ज्यादा कर रहे हैं। सरकारी स्कूल वाले बच्चे तो पहुंच ही नहीं पा रहे, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बाद फिर कोचिंग, और महंगी कोचिंग, यूपीएससी करना हो, नीट करना हो, मेंस ये जी करना हो, इंजीनियरिंग पढ़ना हो या कुछ भी पढ़ना हो, आपको कोचिंग करना है। वो प्राइवेट स्कूल भी अब नहीं पढ़ा पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं। तो चीजें पूरी बदल गई। प्राइवेट अस्पतालों में आपको पता है किस तरह से लूट मची हुई है मेडिक्लेम के नाम पर, और ढेर सारी खबरें आती रहती है कि किस तरीके से जो है पूरे तौर पे आप देखिए कि मर गया आदमी है उसको वेंटिलेटर पर लगा देते हैं और कहते हैं कि आप पैसा वसूलते रहते हैं। खबरें 20 लाख 25 लाख हो गया बिल, और डेड बॉडी नहीं दे रहा है क्योंकि पैसे पहले भरिए उसके बाद डेड बॉडी मिलेगी। ये क्या है, सरकारी अस्पताल में ऐसा नहीं होता। हमने सरकारी अस्पतालों को, सरकारी संस्थानों को, सरकारी कंपनियों को बढ़ाने के बजाय हमने अपने भीतर भी भर लिया कि सरकारी बेकार है। नरेंद्र मोदी सरकार लेकिन कमाल है, सरकारी कंपनियां गड़बड़ है, अडानी अंबानी, एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क, अब तो कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग बनाने का काम भी बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिया। कोई चीज नहीं है जो प्राइवेट के हाथों में नहीं दिया, और उस क्रम में सरकारी कंपनियों को खत्म कर दिया। उसका सबसे बड़ा जो आम आदमी के सामने उदाहरण है, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा तो नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन ये जो टेलीफोन है, ये जो मोबाइल है, ये क्या हुआ, इसको बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया, यही इसी निजीकरण ने, प्राइवेटाइजेशन ने। प्राइवेट कंपनियां आई, भारी भरकम मंत्रियों को, अफसरों को घूस दिया, और बीएसएनएल को, एमटीएनएल को ध्वस्त कर दिया। ये बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। लेकिन हम अभी भी चेते नहीं है, हम अब लग गए हिंदू राष्ट्र बनाने में। हमको लगता है कि मुसलमानों को मार के यहाँ से भगा देंगे तो हमारा राष्ट्र सफल हो जाएगा। लेकिन फिर मैं उस किसान वाली गाथा पे ले जाऊंगा, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ये जो भेदभाव है, स्त्री है, पुरुष है, जब तक इसको हम खत्म नहीं करेंगे हमारा देश मजबूत नहीं बनेगा। जिस तरह का अंधविश्वास, जिस तरह का पाखंड फैलाया गया पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, आप 90 के बाद देखिए जो रथ यात्रा अडवाणी जी के निकले, उसका कचरा अभी तक साफ नहीं हुआ, बल्कि बाढ़ आ गई, पाखंड की बाढ़, जहां देखिए वहां भीड़ देखिए। अभी एसएससी वाला में पढ़ रहा था, एसएससी जो है एग्जाम कराया करती थी पहले जो कंपनी, टीसीएस, टीसीएस को इसलिए नहीं दिया गया कि उसने टेंडर जो भरा, उस टेंडर में उसने ज्यादा पैसे कोट किए थे। कम पैसे जो कोट करेगा उसको टेंडर मिल जाएगा। हमारे गांव में कहावत है, सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। लेकिन सरकार हो या अफसर हो, या तो जिम्मेदारी से पूरी तरह दूर भाग जाते हैं, या फिर पूरी तरह से जो है अपने स्वार्थ का माध्यम बना लेते हैं कि कैसे किसको हेल्प किसको दिया जाए। और जिस कंपनी को दिया गया उस कंपनी के नाम ढेर सारी गड़बड़ियां पहले से थी, कई सारे एग्जाम गड़बड़ कराए थे। और एसएससी का एग्जाम जो इस बार हुआ तो पता चला कि जहां एग्जाम हो रहा था वो भैंस के तवेलों में एग्जाम लिया गया, एग्जाम लिया गया वहां पे छप्पर टपक रहा था, एग्जाम लिया गया जहाँ कंप्यूटर नहीं काम कर रहे थे, तमाम गड़बड़ियां हुई। एसएससी के लड़कों ने बड़ा हंगामा भी किया, लेकिन क्या होना है, नौकरी देना नहीं, नौकरी है नहीं। तो सरकार ने तमाम वो चीजें की कि आप झक मार करके प्राइवेट की जय कीजिए, निजी कंपनियों की जय कीजिए, और हर दुख के लिए सरकार से कंप्लेन मत कीजिए।
आप ये सोचिए कि आपने देश के लिए क्या किया। मतलब बेरोजगार हैं तो देश का भला कर, क्योंकि सरकार के पास नौकरी, सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, तो आप जो है बिजनेस करें, बिजनेस करके लेने के लिए लोन लीजिए। लोन कैसे मिलेगा? किसान लोन लेता है, बैंक उसको आकर के जो है 2 3 4 किस्त नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक उनके खेत नीलाम कर देते हैं, उनकी बेटी को उठा ले जाते हैं, और जो करोड़ों अरबों रुपए का लोन लेते हैं उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। बड़ी लिस्ट है, मैं ढेर सारी बताऊंगा, बहुत चला जाऊंगा, लेकिन है कि ढेर सारे लोगों के कर्जे माफ किए जाते हैं, और कर्ज माफी के बाद भी वो जो है व्यापारी भाग जाते हैं और लंदन जाकर के नाच डांस करते हैं। और यहाँ किसान जो है, जो 10,000 15,000 20,000, महाराष्ट्र के, आप दूर मत जाइए, महाराष्ट्र के किसानों को देखिए, 10,000 15,000 20,000 का लोन लेने वाला किसान, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। महिलाओं का मैं देख रहा था, महिलाओं को जो प्राइवेट ऐप होते हैं उस पर लोन देने की बात की जाती है कि 1 लाख लोन लीजिए और इतने महीने में चुकाइए, 20,000 ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन वो बेसिकली जाल है, जिसमें प्राइवेट ऐप के चक्कर में फंस जाते हैं लोग, और फिर वो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं देश में हुई है, लेकिन सरकार को परवाह नहीं। सरकार को जो बिठा रहे हैं, जो संपन्न है, जिनका दाल रोटी चल रही है, जो खुश है, उनको नहीं दिखाई पड़ता कि कितने लोग मारे जा रहे हैं। और ये निजीकरण के बाढ़ में जो है ढेर सारे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया गया, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। मतलब हम जैसे लोगों को अब डर लगता है, हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं 20 लाख रुपया देकर के, 10 लाख रुपया देकर के। इसलिए हमने हमने अपने बच्चों को घर में कहा हुआ कि बेटा मेरिट पे लाओ, मेरिट है, लेकिन मेरिट में भी क्या ढोंग हो रहा है, क्या घोटाला हो रहा है, क्या बदमाशी हो रही है आपके, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए हेल्थ, क्या सामान्य आदमी के बूते की बात है अस्पताल। मतलब आपको मामूली इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना है अगर, तो भर्ती कर लेगा, और उसके बाद आपको मिनिमम लाख 1.5 लाख रुपया के बिल आएगा। ज्यादातर आदमी इस देश के 85 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज के लिए भाग रहे हैं, तो इलाज कहाँ कराएंगे? एक बड़ी आबादी है जिसके पास जरूरत के सामान खरीदने के पैसे नहीं, कर्ज में है, वो घर का कर्ज दे रहे हैं, किराया भर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कपड़े लाना है, महंगाई को फेस करना है, इलाज है, तो अस्पताल नहीं जा पाते हैं। नतीजा क्या होता है? टालते हैं वो बीमारियों को, और बीमारियां टालते टालते बड़ी हो जाती है, फिर जीवन जो है चला जाता है। ये देश की सच्चाई है, लेकिन सरकार को नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार को मंदिर दिखता है। हम सब ने माना हुआ है, सब ऊपर वाला करता है, सब ईश्वर करता है। कल हम बोल रहे थे तो 1 2 लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई कि आप धर्म के बारे में बोल रहे हैं। हम धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं भाई, लेकिन धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पर जो किया जा रहा है उसके खिलाफ हम बोलते हैं। और ये इसीलिए है कि आप मान के बैठे हो कि सब ईश्वर करता है, सब अल्लाह करते हैं। जब तक इससे निकलेगा नहीं हमारा भारतीय, इसकी सब ईश्वर अल्लाह करता है, तब तक नहीं होगा। और ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, आप देख लीजिए, इसी आधार पे तो पूरा लोग, आप रह गए मंदिर बनाने में, रह गए आप हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में, रह गए 11 साल हो गए, मंदिर बन गया तो क्या हुआ? राम मंदिर। हमारे देश में लाखों मंदिर है, ढेर सारे मंदिर है जहाँ पूजा करने के लिए लोग नहीं जाते। और मंदिर अगर भगवान कण कण में विराजमान है, तो आपका गांव का मंदिर हो या केदारनाथ, सब बराबर है। अयोध्या का ही मंदिर ही क्यों? अब देखिए वही कल जो है सीता राम जानकी मंदिर, मतलब सीता मंदिर, जानकी मंदिर बनाने का शिलान्यास किया अमित शाह ने। ये क्या है? नेहरू ने कहा था उस समय जब हमारे देश में ढेर सारे लोग निरक्षर थे, 35 36% शिक्षा साक्षरता दर थी, आज तो 70% करेगा। तब कहा था कि ये भाखड़ा नंगल बांध, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, यही हमारे मंदिर है, इसी का विकास करना है, इसी से समृद्धि आई। क्या किसी मंदिर से समृद्धि आई? लेकिन भाखड़ा नंगल बांध अगर नहीं बनता, बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है वो नहीं बनते, तो देश कहाँ होता, क्या होता? तो चाहे रॉकेट साइंस हो, चाहे वो जमीन का साइंस हो, हम तरक्की नहीं करते तो क्या करते? ये सब हमारी चिंता का विषय है। लेकिन अब चिंता का विषय नहीं, चूंकि हिंदू राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर हमने इतना जहर पिला दिया गया है, नशा दे दिया गया है कि हमें किस तरह से लोकतंत्र का हरण किया जा रहा है, किस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ी आबादी देश की है। मेरे राइट साइड कमेंट बॉक्स में कई बार आकर के गाली गलौज करते हैं कि तुमको हिंदू के साथ क्या हो रहा है दिखाई, मुझे नहीं दिखता है भाई, मुझे भारतीय के साथ क्या हो रहा है वो दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रियंका गांधी ने जब संसद में कहा
कि 26 लोग जो मारे गए तो बीजेपी के लोग चिल्ला रहे थे हिंदू हिंदू हिंदू। फिर हिंदू के बाद चिल्लाने लगेंगे ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। हिंदू कौन है? कौन है हिंदू? कभी इस पर विचार कीजिए, किसी दिन हम बात करेंगे कौन है हिंदू। अरे भाई, 4,000 के करीब तो ओबीसी जातियां हैं, 56 तरीके के ब्राह्मण है। वो एक आंख के अंदर नाम नयन सुख एक संत हैं, आप जानते होंगे। वो बता रहे थे कि ब्राह्मण के कितने प्रकार होते हैं, और ब्राह्मण जो है ये तो नीच ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण, हम तो ब्राह्मण जानते थे, ब्राह्मणों में भी नीच ब्राह्मण होता है, ब्राह्मणों में भी उच्च ब्राह्मण होता है। कितने भेद है, भेद के अंदर भेद, भेद के अंदर भेद, भेद परत दर परत भेद, ऐसा समाज। और उसको पुनर्स्थापित करने की लड़ाई लड़ रही है सरकार हमारी 11 साल से। पूरा आरएसएस पिछले 100 सालों से उसी भेद के अंदर भेद, भेद के अंदर भेद, परत दर परत कैसे भेद गाढ़ा हो, मजबूत बने, इसकी कोशिश में लगा है आरएसएस। और उसी की परिणति है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के देश को इस हाल में पहुंचा दिया जहां हर बात का जवाब है डंडा। क्या हो रहा है देश में? हमने पूरे पड़ोसियों से झगड़ा कर दिया है, हमने पूरा स्वाभिमान खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के साथ चीज फायर हुआ, उसमें हमारी हार हुई एक तरह से समझ। गीत गा रहे हैं हम जीते, झूठी कहानियां गढ़ी जा रही है। झूठी कहानियां गढ़ने से देश मजबूत नहीं होगा। आंख बंद कर देने से, कबूतर अगर आंख बंद कर ले तो बिल्ली भाग नहीं जाएगी। हम डॉक्टर के पास अगर नहीं जाए इलाज कराने के लिए तो हमारी बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। राहुल गांधी लगातार जो कह रहे हैं सोशल जस्टिस के नाम पर कि एक्सरे जरूरी है, बीमारी का पता लगना जरूरी है, कि हमारा समाज आजादी के 75 साल भी और गहरे धंसता क्यों जा रहा है, गहरे भेदभाव में क्यों धंसता जा रहा है। आप देख लीजिए, पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला है, वो भी नहीं पच रहा है। नरेंद्र मोदी 10% आरक्षण लेकर के आ गए अगड़ों के लिए। 15% उनकी आबादी है मुस्लिम मिलाकर के देश में, 10% आप आरक्षण दे रहे हो। और फिर आप आरक्षण के नाम पर पिछड़ों को गाली दे रहे हो, दलितों को गाली दे रहे हो। गाली नहीं दे रहे, उनको रोक रहे हो, लेटरल एंट्री के माध्यम से उनको रोक रहे हो, पेपर लीक करा करके रोक रहे हो, इंटरव्यू में बेईमानियां करा करके रोक रहे हो। यूपीएससी हो चाहे नीट हो, तमाम जगह वो बेईमानियां दिखाई पड़ रही। घटिया कंपनियों को लगाते हो ताकि अपने लोगों को पास करवा दो, और जो गरीब पिछड़े वर्ग के जो गरीब लड़के हैं वो रह जाए, भाड़ झोंकते रहे। कल मैं पढ़ रहा था, बड़ी पीड़ा हुई मुझे। बताइए, 5-5 साल से लोग, 8-8 साल से लोग, 10-10 साल से लोग एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसमें पेपर लीक हो जाता है, उसमें एग्जाम ठीक से नहीं होता है। 700 किलोमीटर दूर भेज दिया। बिहार का आदमी कश्मीर में जाके नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, ये रिटन टेस्ट दे रहा है। तमिलनाडु का आदमी महाराष्ट्र आकर दे रहा है, महाराष्ट्र का आदमी बिहार जाके दे रहा है। क्यों भाई? ढेर सारे लोगों ने सवाल किया कि ये क्या कर रहे हैं, इतना खर्च कौन देगा? आप जानते हैं देश के, मैं इस बात को जानता हूँ, पता नहीं आप लोग कितना जानते हैं, मैं तो गांव शहर सब जानता हूँ, अमेरिका को भी जानता हूँ थोड़ा बहुत। मुझे पता है किस तरह का समाज नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, किस तरह का समाज हम लीड कर रहे हैं, और हम जय जयकार कर रहे हैं। ये पूरा गटर मीडिया में किस लिए कहता हूँ, ये गोदी मीडिया नहीं है, गटर मीडिया, क्योंकि इसमें केवल कचरा भरा, बदबदा रहा है, भयंकर बदबू है, भयंकर कीड़े रेंग रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। हम उसको गंगा जल समझ करके उसी में डुबकी लगा रहे हैं, और पेट पे कीड़े रेंग रहे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है सब ईश्वर करता है। ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर ने जो आपको हवा दी, ईश्वर ने आपको पानी दिया है, ईश्वर ने आपको इतना सुंदर संसार दिया है, जीवन दिया है, उसको आपको संभालना होगा। ये जो सत्ता हमने बनाई है, जो समाज हमने बनाया है, मिल करके बेहतर करने की बात है, वो किसान के बेटे वाली कहानी। लेकिन देखिए हिंदुस्तान में क्या हुआ पिछले 30-35 सालों से, खंड खंड कर दिया है। एक अखंड भारत का नारा देते हैं और खंड खंड बना दिया है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार का वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो क्या बोलता है, ब्राह्मण है तो हम सब लोग हैं। ये क्या है? आरएसएस यही तो बोलना चाहता है, श्रेष्ठतावाद, ब्राह्मण श्रेष्ठ, बाकी नीचे से तुम्हारा काम ये काम नहीं है, तुम्हारा ये काम नहीं है। इसलिए यादव जो है कथापात्र वाचक बन के गया तो उसकी पिटाई कर दी गई। कोई घोड़ी पर चढ़ करके दलित रास्ते से गुजर रहा है, शादी करने जा रहा है, तो औरत निकलती है और बोलती है खबरदार जो निकले बाहर। तो मंदिरों में भारी भीड़ है, लोग मारे जा रहे हैं, भगदड़ में मारे जाते हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़कर। हर तरफ से पाखंड भर गया। अब पाखंड क्यों भरा? पाखंड इसलिए भरा है कि समाज में सत्ता पे जो बैठे चालाक लोग हैं, उन्होंने जीवन को मुश्किल लगातार बनाया है।
निजीकरण मुश्किल बनाने की पहली कड़ी हम नहीं समझ पाए, गरीब नहीं समझ पाए, इस देश के पिछड़े दलित नहीं समझ पाए कि सरकारी संस्थानों को इसलिए बर्बाद किया जा रहा है ताकि तुम्हारी वहां तक पहुंच नहीं। फिर मंदिर के रास्ते आप कुंभ नहाओ, मंदिर जाओ, घंटा बजाओ, यही तुम्हारा जीवन रहेगा, सब ईश्वर करता है। तो फिर आजादी का मतलब क्या था? फिर शिक्षा का मतलब क्या है? फिर स्वास्थ्य के लिए क्यों बिल लाते? सब समझना हमारा काम है, लेकिन दिक्कत की बात है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उनको देखिए ना, पूरा तंत्र, चुनाव आयोग कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे भाई? यही तो साबित करो। झूठ बोल रहे हैं, हमने मान लिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? तुम एसआईआर करवाओ बिहार में तो बड़ा महान काम कर रहे हैं। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जवाब है कि जो है बांग्लादेश, कल अमित शाह बोल के आए, जो भारत में जन्मा है वही वोट देगा। कौन कह रहा है भारत में जन्मा है वो वोट नहीं देगा? नेपाल में जन्मा हुआ, पाकिस्तान में जन्मा हुआ भारत में वोट देगा? कौन कह रहा है? कोई एक आदमी का नाम तो बताओ कि ये कह रहा है कि ये पाकिस्तानियों को वोट देने का अधिकार दो, कोई पार्टी तो बताओ। तो खाली झूठ हवा में लहराना। और सच जो है, सच ये है कि एसआईआर जो आप कर रहे हो, आप निकाल रहे हो, सही लोगों को वोटिंग करने से निकाल रहे हैं। जो गलत लोग हैं उसको आप घुसा रहे हो। ये राहुल गांधी ने दिखाया कि ये देखिए इतने गलत लोगों को आपने घुसाया, और उसको आप झूठा बता रहे हैं। आप कह रहे हो शपथ पत्र भरे। क्यों शपथ पत्र भरे? तुम शपथ पत्र तो तुमको भरना चाहिए, नौकरों को शपथ पत्र भरना होता है। जो शपथ लेते हैं कि हम जो है देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, हमारे समक्ष जो कार्य लाया जाएगा शुद्ध अंतकरण से बिना पक्षपात भेदभाव के हम करेंगे। क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं? क्या अमित शाह जी वो कर रहे हैं? ये भेदभाव नहीं तो क्या है कि मुसलमानों के प्रति नफरत बांटी? ये भेदभाव नहीं तो क्या है जो दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, पिछड़ों की नौकरियां खा रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में कोई जवाब नहीं। लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी हिंदू बन जाते हैं, वो मुसलमान बन जाते हैं, वो बेरोजगार नहीं रहते, वो जातियों में बढ़ जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी मुश्किल ये है कि हम खुद अपने लिए कब्र खोदते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कब्र खोद रहे हैं। कि जब तक एकता का भाव नहीं आएगा, समानता का भाव नहीं आएगा, सोशल जस्टिस नहीं होगा, न्याय का भाव नहीं आएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय जब तक नहीं आएगा। किसी के पास इतने पैसे हैं कि पूछिए मत, किसी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपने बच्चे के लिए दवा ला सके। ये घोर घनघोर असमानता है। इसको सॉल्व करने के बजाय इतने करोड़ की मूर्ति वहां बना रहे हैं, इतने हजार करोड़ की मूर्ति यहाँ बना रहे हैं। अरे उतने जितने में मंदिर बना रहे हैं उतने में तो बड़े 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 अस्पताल बन जाएंगे, और जो इतनी सारी भीड़ है अस्पतालों के बाहर, वो लाइनें कम हो जाएंगी। आप न्याय का दरबार, न्यायपालिका को मजबूत बनाओ। ढेर सारे केस पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्यों आप इतनी अदालतें नहीं बना रहे हैं? क्यों आप जजेस ज्यादा नहीं बहाल कर रहे हैं? तो जो आप अब जो है फैसला कर देने वाले, क्विक फैसला होगा अदालतों में, तो अदालतों को इसी तरह से बदनाम किया इन लोगों ने। अदालतों में फैसला नहीं होता, वहां रिश्वतखोरी है, उसमें फलाना है, तो कौन फैसला करेगा? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। जिसको बोल देगा देशद्रोही, वो देशद्रोही हो जाएगा। नया शब्द गढ़ दिया, अर्बन नक्सल। सब बोल रहा है अर्बन नक्सल। क्या होता है अर्बन नक्सल? अधिकार की बात करना नक्सली हो जाना है? जो आप जहर फेंको हम पी जाए अमृत समझ करके, वो नक्सली होना नहीं है, वो देशभक्त होना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने देश के लिए, हमें सोचना ये भी है कि देश के ने हमारे लिए क्या किया है। आंखें मूंद करके हमको नहीं चलना, हमें देश को बनाना है, क्योंकि देश जो है वो खाली दिल्ली नहीं है, चार आदमी नहीं है देश। देश है, देश की सारी आबादी है, पूरी आबादी है, हमारा भविष्य है देश। लेकिन राहुल गांधी जो है इस पर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी, ये उनका जो अभियान है आरएसएस मोदी का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जिसमें तमाम तरीके के भेदभाव, हिंदू मुसलमान के भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव है, महिला और पुरुष के भेदभाव हो, अमीर गरीब का भेदभाव हो, जातियों का भेदभाव, सारे भेदभाव मौजूद हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उस पर ब्रेक लगाया, ब्रेक, लोकतंत्र को खत्म कर दिया। इसी भेदभाव के लिए, इसी के लिए लोकतंत्र को खत्म, लोकतंत्र को लाकर समेट दिया मंदिर तक, लोकतंत्र को लाकर के समेट दिया व्यक्ति तक। और जब सत्यपाल मलिक जैसे लोग जब बोलते हैं तो उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता।
संसद में सेंगोल लाया जाता है। संसद में बोलने का अधिकार नहीं है विपक्ष, विपक्ष को खत्म कर दिया। लोकतंत्र को देखिए कैसे खत्म किया, हम लोग लगातार बोल रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर दिया। बोले विपक्ष की क्या जरूरत है, सरकार सब बढ़िया काम कर रही है। सरकार के खिलाफ बोलो तो बोलते हैं देशद्रोह, देशद्रोह कर, ये नैरेटिव है। इसको हमको आपको समझना है कि ये देशद्रोह नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं, सरकार की मनमानी को रोकना विपक्ष का काम है। मीडिया को खत्म कर दिया, मीडिया बस एक ही गीत गा रहा है, मोदी जी कहाँ गए, राहुल गांधी कहाँ गड़बड़ कर रहा है। राहुल गांधी अगर सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, गड़बड़ी है, कांग्रेस पार्टी में भी 25 तरह की गड़बड़ी है, लेकिन उन गड़बड़ियों को ठीक करने का अगर कोई आदमी प्रयास कर रहा है या उस दिशा में है, तो हमें साथ देना चाहिए इस बात का। सोशल जस्टिस है, और अगर है कि 50% का तोड़ेंगे तो तोड़ना पड़ेगा, और सरकारी संस्थानों को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि तमाम लोग जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो इलाज चाहते हैं, उनको इलाज मिले। ये मैं राहुल गांधी के हालांकि उस प्रकरण के भी खिलाफ हूँ, उस एजेंडा के जिसमें वो 50 लाख या 25 लाख मेडिक्लेम कर देते। क्यों भाई, 50 लाख 25 लाख क्यों? खुलेआम जो है आयुष्मान कार्ड के नाम पर या मेडिक्लेम के नाम पर लूट मची है अस्पतालों में, और लोगों की जान से खेल जाते हैं ये अस्पताल वाले, क्योंकि उसमें कमाई है। 5 लाख निकालने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, जो नहीं किया जाना चाहिए वो भी कर देते हैं। ये लूट है, और आम आदमी का जीवन लगातार संकट में डाल रहा है। तो ये लोकतंत्र बचेगा तभी आम आदमी का ख्याल किया जाएगा। लोकतंत्र नहीं बचेगा, जब लोकतंत्र हमारे देश में है तब सबसे ऊपर अंबानी हो गया है, अडानी हो गया है। ये जो तेल की बात की जा रही है, रूस से तेल खरीदा, किसने खरीदा? उसमें सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले दो कंपनी, नायका है और अंबानी की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। पैसा कमाया उन्होंने, सस्ती कीमत पे खरीदा उन्होंने, और अमेरिका से झगड़ा ले रहे हैं भारत के नागरिक। तो जो भारत के नागरिकों को भेजा गया अवैध कर करके, उसको दंड दिया गया, भारतीय स्वाभिमान को कुचला गया। व्यापारी लाभ कमा रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनका सब दुकान चल रहा है, वो यहाँ से नहीं तो वहाँ, वहाँ से नहीं वहाँ। अभी चीन जाएंगे, चीन से भी रिश्ता नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, वो अलग चैप्टर है, उस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन ये सब चिंता करने की जरूरत है, और मुझे लगता है राहुल गांधी जो निशाना लगा, SIR जो हुआ है, और जो राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने तो दिखाया अपनी तरफ से, थोड़ा उन्होंने मतदाता सूची बनाई, मतदाता सूची बनी हुई है, उस पर कहा कि ये देखिए गड़बड़ी, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय आप जो है वेबसाइट बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं वेबसाइट तो चालू है। रोज संशोधन कर रहे हो भाई, बिहार में SIR में रोज संशोधन कर रहा है कलेक्टर, करवा रहा है, गलती दिखती है उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है, और इतनी गड़बड़ियां हैं बिहार में कि पूछिए। इन गड़बड़ियों को ठीक करने की जिम्मेदारी किस पर है? अकेले राहुल गांधी? हम, गड़बड़ी ये हुई है हम लोगों से कि हमने लोकतंत्र को समझा नहीं, हमको लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र में हम भी आते, हम तमाशबीन नहीं है, आम नागरिक तमाशबीन नहीं है। आम नागरिक जो है इस देश का हिस्सा है। अगर हमारा जैसे शरीर है वैसे देश हमारा है। क्या है, बायां हाथ कहे कि नहीं मैं नहीं काम करूंगा, चूंकि सब अच्छे काम तो दाएं हाथ से करवाते हैं। तो ये सारी गड़बड़ियों को ठीक करना हमें, हमारी भी बड़ी गहरी जिम्मेवारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। 1974 में जब इंदिरा गांधी ने नागरिकों के कर्तव्य लिखे तो बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन वो इसलिए लिखे थे कि आप में वो चेतना आए, अधिकार तो है, सर्वोपरि है अधिकार, नागरिक अधिकार सबसे ऊपर, वोट देने का अधिकार सबसे ऊपर है। लेकिन वोट देने के अधिकार को भी जब छीना जा रहा हो तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये भी छीन लिया गया, और बताइए ना, बांग्लादेशी के नाम पर आपने किसको बाहर किया? गरीब मुसलमानों को आप बेइज्जत कर रहे हैं, गरीब हिंदुओं को पीट रहे हो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गरीब मुसलमानों को पीट रहे हो धर्म के नाम पर। आपने खाली ठेका लिया है गरीबों को तबाह करने का। जो अमीर होते हैं, वो मुसलमान हो चाहे दलित, वो उनसे आप गले लगते हो, चूंकि उनसे आपको पैसा मिलता है, उनसे आपको डर भी लगता है। राहुल गांधी के पीछे इसलिए पड़े हैं कि जानते हैं कि राहुल गांधी अगर खत्म कर दिया हमने राहुल गांधी को, तो फिर कोई पार्टी देश में नहीं है, जब आएगी तब आएगी, देखी जाएगी, कोई क्रांति होगी। राहुल गांधी से डर इसलिए लग रहा है, इसलिए पूरे मीडिया को, पूरे तंत्र को लगा दिया है, जितना संवैधानिक संस्थान है, कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग, सब कुछ तक लगा दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलो। देखिए मीडिया में खुलेआम राहुल गांधी के खिलाफ क्या नहीं कहा जा रहा, डराया जा रहा है कि इस कानून के तहत हलफनामा दो, इस कानून के तहत जेल जाओ। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने जो अभियान शुरू किया है, उस अभियान में बहुत आगे निकल गए हैं।
अब देश साथ चलने लगा, लोगों को समझ में आने लगा। ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं इस उम्मीद से हूँ कि ये जो इनका अभियान था आरएसएस का और मोदी का, उस अभियान पे ब्रेक लगा है। अब जरूरत है यहाँ से, 2024 में ही ब्रेक लग गया था जब बहुमत नहीं मिला उनको, 240 सीटों पर आकर अटक गए। वो अलग कारण है उसके, अभी उसमें मैं नहीं जाऊंगा, नीतीश कुमार और उसके नायडू के प्रकरण पे। गलतियां हुई हैं, इन लोगों से भी गलतियां हुई, लेकिन जो हो रहा है वो हमको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, और इसका असर जो है पड़ेगा। निराश होने का वक्त नहीं। जब निराशा ज्यादा गहरी हो जाए, अंधेरा ज्यादा गहरा हो जाए, तभी ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत होती है। तो अभी चुप नहीं रहना, तमाशबीन बन के नहीं रहना, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है, ये ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।